और कहते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो आज हम बात करेंगे एक्स आर्मी पीटीआई इंस्ट्रक्टर शरद रांगडाले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को आप आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, जर्नलिस्ट अजय नागेश्वर जी। जी सर। मेरा परिचय, मैं शरद रांगडाले, एक्स आर्मी माँ भारती की 17 वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात अभी वर्तमान में सिवनी शहर में निवास कर रहा हूँ जी। और मेरा गृह ग्राम माहौलजीर, जो वर्तमान में आर्मी ग्राम के नाम से विख्यात है, क्योंकि जिले के सबसे ज़्यादा जो माँ भारती की सेवा में तत्पर हैं अभी वर्तमान मेरे ग्राम से ही हैं। मेरे ग्राम में के लोग लगभग 35 लोग जी। अगर मेरे गांव से 1-1.5 किलोमीटर का दायरा मिला है, आसपास के लोग मिलाकर 35 हो रहे हैं। मेरे गांव से 28 से 29 लोग। मेरे छोटा सा गांव है जो 500 लोग होंगे मेरे गांव में। आबादी वाला गांव। आबादी वाला गांव है और उस गांव से इतने लोग सेना में हैं, कोई बच्चे पुलिस में हैं, कोई बच्चे आर्मी में हैं। तो मैं वर्तमान में कमांडो फिजिकल एकेडमी जो सिवनी में चल रही है, जी सर, उसमें सेवा दे रहा हूं, ताकि मैं जो सीखा हूं सेना में मैं पीटीआई रहा जी। तो पीटीआई तो बच्चों को मैं कैसे अच्छी सिखलाई दे सकूं, ताकि बच्चे यहाँ से तैयार होकर सेना में जाएं और सेना में जाकर के जी वो अच्छे प्रशिक्षक बन सके। वहां भी यहाँ से प्रशिक्षण लेकर हम इस तरह से तैयार करते हैं बच्चों को, ताकि वहाँ बच्चे को ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम एज ए पीटीआई रहा हूँ मैं सेना में। जी सर। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट भारत का जो AIPT पूना होता है, जी, वहाँ से मैंने IABC कोर्स किया, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जी सर। तो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के बाद मैं ट्रेनिंग सेंटर में 3 से 4 वर्ष बच्चों को रिक्रूट जो होते हैं, रिक्रूटमेंट, उनको सिखलाई किए और एक ट्रेंड सोल्जर बना के फिर यूनिट में भेजा जाता है वहां से। तो वो कार्य मैंने किया। यही मेरा परिचय था। जी सर, बहुत बढ़िया लगा सुनकर। सर ये बताइए, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ पले बढ़े? मेरा बचपन तो गांव में ही हुआ, जन्म मेरा जी। और गांव मेरा छोटा सा गांव है, जहां अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल से की। जी सर। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के उपरांत मिडिल स्कूल के लिए हम लोग गांव से 3 किलोमीटर दूर जी समनापुर, वहां पे 6th, 7th और 8th क्लास, 6वीं, 7वीं, 8वीं, वहां पे हम लोगों ने अध्ययन किया। काय में जाते थे सर पढ़ने? पैदल जाना होता था हमारा। जी सर। जी। उस समय साइकिल होती थी, पिताजी के पास साइकिल थी। अच्छा, लेकिन हम लोग सभी बच्चे साइकिल नहीं, पैदल ही जाते थे। चले जाते थे। जी सर। पर वो 8वीं के बाद हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हमने भोमा भी 2.5 से 3 किलोमीटर है, विमला नगर स्कूल शासकीय। अच्छा जी सर। उच्चतर विद्यालय भोमा, वहाँ 12th तक की पढ़ाई की और 12th की पढ़ाई में ही मेरा आर्मी में चयन हो गया था। अच्छा अच्छा। सर आपने कब, क्यों और कैसे सोचा कि मुझे आर्मी में जाना है और देश की सेवा करना है? मैं जब प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल की ओर गया, मिडिल स्कूल में वहाँ हमारे आदरणीय और सभी के सम्माननीय हैं सर PN श्रीवास्तव सर। जी सर। वो हमें मिले वहाँ, और वो सर भी खेल से थे। तो हम लोगों को 6वीं में जैसे गए तो खेल खिलाने लगे सर। खो खो, कबड्डी, ग्राउंड बनवाना। सर खुद मेहनत करते थे ग्राउंड बना के कि बच्चे खेलो। हम लोगों के पास कुछ निकर नहीं होते थे, निकेप्स नहीं होते थे, सर अपने से ला के देते थे। अच्छा। कि लो बेटा। तो हम लोगों को ले लाते थे सिवनी। हमारे लिए उस समय सिवनी भी लगता था कि हम भोपाल चले गए, दिल्ली चले गए, क्योंकि हम गांव से थे। तो सर पूरी व्यवस्था प्रोवाइड करवाते थे कि चलो बच्चे खेलना है, और सर इतना जोश देते थे, इतने अच्छे सिखाते थे, हमारा संकुल फर्स्ट आ जाता था ओनली श्रीवास सर के कारण। तो वहीं से भाव हुए कि खेलना है। खेलने के बाद सर ने बोले कि हम NCC में थे, और बेटे शर्ट ऐसी पहनते थे कि हमारी स्किन बिल्कुल इतना कड़ा, जो मांड बोलते थे ना, उससे टाइट करते थे शर्ट को। बोले इतनी टाइट होती थी, इतना डिसिप्लिन। तो हमको अच्छा लगा था उस समय सुन के। अच्छा। जैसे ही हम 12वीं क्लास में थे, जी सर, तो सेना भर्ती आई। पता चला कि सेना भर्ती आई, हमें पता नहीं था सेना के बारे में। जी।
तो जैसे पता चला तो हमने सर से पूछे कि कैसा क्या होता है। बोले बेटा दौड़ होती है जो आप खेले हो, क्योंकि मैं रनिंग करता था, खो खो कबड्डी खेलते थे। उसके बाद हम दौड़ना शुरू कर दिए। बोले 1600 मीटर की दौड़ होती है, इतने चक्कर लगाना है, 400 मीटर ट्रैक के 4 चक्कर लगाना है। अच्छा। तो हम अपने ही गांव से जाते थे जहाँ पे बैल जोड़ी पट प्रतियोगिता होती है, पट बर्रा बोलते हैं, वहां दौड़ लगाने लगे। अच्छा। और बोले कि बेटा चीनअप बार होता है उस समय। अच्छा जी। तो बोले इसमें बेटा 10-12 बार मारना है, तो उसकी प्रैक्टिस करने लगे। सिवनी में भर्ती हुई और भर्ती हो गए। जब भर्ती के लिए हमें सिवनी आना था तो गांव से दूर शहर है तो मॉर्निंग में आना था हमको 4 बजे। तो उस समय साधन नहीं थे घर पे, तो हम लोग साइकिल से, गांव के और लोग आए थे, मतलब 5-6 लोग आए थे, जिसमें मेरा चयन हुआ था और एक और मित्र है उनका चयन हुआ था, बाकी लोगों को रेफर किया गया था। तो उस समय हमारे पिताजी हमारे साथ आए थे। पिताजी आए थे तो हम साइकिल से आए थे। साइकिल से यहाँ माहौल झीर से सिवनी लगभग अप्रॉक्स 24 से 25 किलोमीटर है। यहाँ साइकिल से आए हम लोग और 4 बजे ग्राउंड पहुंच गए थे, पॉलिटेक्निक ग्राउंड सिवनी। पहुंचने के बाद हमारी यहाँ दौड़ हुई थी और दौड़ में भी हमने उस समय एक्सीलेंट दौड़ लगाई थी, जो बोलते हैं ना आर्मी में 60 नंबर की होती है। और चिनअप भी हमने पूरे के पूरे लगाए थे, उसमें सिलेक्शन हो गया। हम जैसे निकले पिताजी को बताया, पिताजी बहुत खुश हुए और हमारे ऊपर हमारे पिताजी का बहुत आशीर्वाद रहा, माता का तो रहा, पिताजी भी हमारे साथ आए थे। सिलेक्शन हुआ, मेडिकल हुआ, उसके बाद जबलपुर भी हमारे पिताजी गए थे हमारे साथ हमें छोड़ने। जब जबलपुर गए जेडारो रिक्रूटमेंट कार्यालय, वहाँ पे सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स हमने और बोले बेटा ठीक है रुको, हमारे पिताजी लोगों को वापस भिजवा दिए। पिताजी यहाँ आ गए, बोले बेटा को भेज दिए। पता चल वो घर में बताए और हम 4 घंटे बाद वापस घर आ गए। अरे बोले बेटा ऐसा क्यों, हम तो छोड़ के आए। तो हमने बोले कि हम अकेले नहीं गए, हमको सेना में बोला गया था कि बेटा आपको बंगलोर भेज रहे हैं अकेले। हम बोले नहीं, हम अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि हम बड़े मुश्किल से गांव से सिवनी आए थे। उस समय हमारे लिए जबलपुर लग रहा था कि हम कहाँ विदेश चले गए। हमने बोले हम अकेले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मेरी एज उस समय 17 वर्ष भी नहीं हुई थी, उतना ज्ञान नहीं था ट्रेन का कहाँ कैसे जाना है। तो 17 वर्ष का उम्र का यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग गांव परिस्थिति से गांव से थे, उसके कारण हम लोग घूमे नहीं थे, ट्रेन में सफर नहीं किए थे। तो हमने वहां सर लोगों से बोले कि सर मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा, मुझे कोई दीजिए साथ। तो उन्होंने बोले किसको भेजे बेटा, वापस जाओ आप घर। तो हमारे पिताजी लोग तो पहले आ गए थे, 4 घंटा बाद मैं आ गया पीछे पीछे। तो बोले बेटा क्या हुआ, तो हम बोले हम अकेले नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोले बेटा जनवरी 13 तारीख 2003 को आना। हम लोग गए तो वहाँ एक बालाघाट का भैंस पटले, वो और हमें दानापुर भेजे। जो दानापुर में जाने के बाद पता चला कि हमको इन्फेंट्री, जो पैदल सेना कहलाती है, लड़ाकू सेना कहलाती है, जो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, उसमें भेजा गया द बिहार रेजिमेंट में। द बिहार रेजिमेंट में ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग करने के उपरांत वेस्ट बंगाल गए बीनागुड़ी, वहाँ से हमारी 6th बटालियन में पूरी नौकरी किए। वापस कुछ समय फिर सेंटर आना, पीटीआई बनना, पोस्टिंग जाना, ये सिलसिला चलते रहा और 17 वर्ष की पूरी नौकरी पूर्ण करके वापस आए थे। तो इस टाइप से हमारा चयन के बाद जो जाने का सिलसिला हुआ था, उसमें अकेले हम नहीं जा पाए थे, फिर दोबारा से हमें समय दिया गया था। चलिए सर, बहुत बढ़िया। सर हमें एक घटना याद आती है, जब आप 10th पास होके 11th में जाने वाले थे या गए, तो आप मैथ्स लेना चाह रहे थे, तो क्या कारण था कि आपने बायोलॉजी लिया? कारण ये था मेरे मैथ्स में डिस्ट्रिक्शन 75 से वो मार्क्स थे और बायो में भी, विज्ञान में भी। जी जी। लेकिन मेरे साथ आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मेरे पिता कृषक हैं जी। मैं सामान्य घर से था, तो मुझे ये लगा कि मैं मैथ्स लेकर कोचिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे पिताजी मुझे शायद कोचिंग कराने में असमर्थ रहेंगे। तो मैंने बोला मैं विज्ञान को पढ़कर, अच्छा जी, विज्ञान को पढ़कर मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गांव से था। तो विज्ञान के बारे में, जूलॉजी बॉटनी के बारे में, पेड़ों का अध्ययन,
जीवों का अध्ययन, तो वहाँ हम देखते थे कई चीजें। हमको लगा कि ये चीज कर सकते हैं। वैसे 11वीं में हम लोग फिर घर से फ्रॉग, मेंढक वगैरह पकड़ के ले जाना सर हमको सिखाते थे, तो हमको अच्छा लगा और हमने लोगों से पूछे, इसलिए हमने बायोलॉजी का वो चयन किए कि नहीं हम बायो पढ़ सकते हैं लेकिन मैथ्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उतना अफोर्ड्स नहीं कर पाएंगे। जी जी जी। सर आपकी आर्मी में ज्वाइनिंग हुई तो माता पिताजी का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप परिवार में दो ही बच्चे यानी कि जी, मैं हूँ हाँ और सिस्टर बड़ी सिस्टर है, तो माता पिताजी का क्या रिएक्शन था उस समय? माता पिता का रिएक्शन तो था कि बेटा सेना में जा रहा है, जी लेकिन माँ होती है, माँ की ममता, तो माँ तो बोलती थी नहीं बेटा अकेला है नहीं जाएगा। हाँ। तो हमने बोले कि ठीक है माँ हम तो जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं ना जननी और जन्मभूमि, तो माँ की भी सेवा है और जन्मभूमि की भी सेवा करना है, तो जन्मभूमि हमारा भारत माता ही है। जी सर। तो हम जब भर्ती हो रहे थे उस समय हमारे मन में ख्याल आया था कि ठीक है हम अकेले हैं लेकिन आपके लिए पूरे जो भारतवर्ष के जो बच्चे हैं वो आपके लिए होंगे। अगर मैं जाऊंगा भी लेकिन आपका बच्चा अमर रहेगा, चाहे मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं। ये मेरे मन में आया। पिताजी भी समझे कि ठीक है जाओ। मैं अकेला था, मैंने भी माँ से बोला, फिर माँ भी मान गई। तो हमने एक माँ के लिए लिखे हैं। 2002 में भर्ती हुए, तो ये प्रेरणा नाम से प्रेरणा है, साले पत्रिका। साले पत्रिका। जी सर। तो उस समय हमारे सर वहाँ पे जो प्रिंसिपल मंगल सिंह बघेल सर हुआ करते थे, और बघेल सर वो भी एनसीसी के टीचर थे, लिखे थे। स्कूल में भी हम 3 बच्चों का चयन हुआ था। अच्छा सर। मैं शरद रांगडाले, योगेंद्र धनवत, एक शाकिर कुरैशी। अच्छा। हमने माता के लिए लिखे थे कि मत रो माता, क्योंकि माँ के हम अकेले थे। जी। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं, बड़े भाग्य है मेरे। जी। हंसकर मुझको आज आया जग में, हंसता चला ये बालक तेरा। कल मैं नहीं रहूंगा लेकिन जब होगा उजियारा, तारों में तू देखेगी हंसता एक सितारा। फिर से जन्म में लूंगा उस दिन, जब आजाद बहेगी गंगा, उन्नत भाल हिमालय पर जब लहराएगा तिरंगा। ये उस समय लिखे थे, 11th बा है ये, देखिए। जी सर। है ना। तो हमने माँ को बोले कि ठीक है माँ ये चीज है, और हम लिख रहे हैं कि अगर हम नहीं भी रहेंगे लेकिन आप देखोगे कि मेरा बेटा है और माँ भारती के लिए है। लेकिन माता का आशीर्वाद रहा, माँ भारती का रहा। हम माँ की सेवा करके भी सही सलामत आ गए हैं और अभी भी सेवाई भाव से लगे हुए हैं। जी सर, हमें 2002 की एक बात और याद आती है। आपको साला परिवार की ओर से किस उपलब्धि पर सम्मानित किया गया था स्मृति चिन्ह देकर, उस बारे में कुछ बताइए। उपलब्धि ये थी कि हम तीनों बच्चे जी, एक साला के, और 2002 आज से दो दशक पहले मान के चले हम जी, 2002 में 3 बच्चे भर्ती हुए सेना में। तो ये हमारे टीचरों के लिए बहुत गर्व की बात थी, परिवार के लिए भी थी और बाकी बच्चों के लिए भी। तो हम जाते थे तो सर लोगों ने बोले ठीक है बेटा, अपने स्कूल से माँ भारती की सेवा के लिए आप 3 लोग हुए भर्ती, तो हम आप लोगों को इतना सम्मान देंगे। तो उस समय अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी और हमें जाना था, ज्वाइनिंग होना था, तो अर्धवार्षिक परीक्षा को एक दिन कैंसिल किए सर लोगों ने। अच्छा। और हमारे मान सम्मान के लिए आयोजन किए और ढोल नगाड़ों से रैली निकाले, माला स्वागत किए प्रिंसिपल सर, अन्य टीचर सर लोगों ने, और बहुत अच्छे हमारी स्कूल से विदाई किए थे। वही सम्मान था हमारा और वही उपलब्धि थी कि हम बहुत कम उम्र में 12वीं में रहते उस समय हम अध्ययनरत थे 12वीं में। अच्छा अच्छा। और भर्ती हुए थे, वही सम्मान मिला था 2002 में। सर अब आपने कोर्स किया पीटीआई का, पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। हाँ, तो पीटीआई इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, इस बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। पीटी इंस्ट्रक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको सेना में चयनित होना पड़ेगा जी। सेना में चयनित होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले फिजिकल फिट होना पड़ेगा, रिटर्न एग्जाम पढ़ाई करनी होगी, मेडिकल भी फिट होना होगा। अच्छा। ये तीनों चीज चाहिए। सैनिक तभी होता है जब स्वस्थ हो शरीर, मन से भी स्वस्थ हो, तन से भी स्वस्थ हो, तब सेना में भर्ती हो सकते हैं। दोनों चीज फिट होना चाहिए। भर्ती होने के उपरांत सेना में जी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं। उनमें जो जवान अच्छे अंक लाता है, अच्छा फिजिकल फिटनेस दिखाता है, तो उसका चयन एआईपीटी पुणे के लिए होता है। एआईपीटी पुणे जो भारत की एकमात्र संस्थान है जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनते हैं, और वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर बनने के बाद
सेंटर में जो रिक्रूट होते हैं, नए रिक्रूटमेंट, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनको 1 वर्ष ट्रेनिंग देकर परिपूर्ण एक सिपाही बनाया जाता है, मजबूत सिपाही बनाया जाता है, ताकि वो आने वाले जितने भी आपातकालीन स्थितियों से मुकाबला कर सके। तो पीटीआई ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले भर्ती होना पड़ेगा। भर्ती होने के बाद आपको वहाँ फिजिकल अन्य बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मेहनत से करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सेना में इंस्ट्रक्टर होता है जी, लेकिन सिविल में या इधर कहें तो टीचर होता है। टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन सेना में इंस्ट्रक्टर होता है कि जो पहले करके दिखाना पड़ता है कि हम रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो पहले मैं करके दिखाऊं, चिन अप मार रहे हैं तो पहले मैं दिखाऊं, पुशअप्स लगा रहे हैं तो पहले मैं दिखाऊं कि बेटा ऐसे किया जाता है, जब ट्रेन किया जाता है बच्चों को। उरी हमला आपकी ही यूनिट पर हुआ था, तो उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, वो चीज जब आप पूछते हैं कि उरी हमला, तो अभी भी वो मेरे जहन में, मेरे मस्तिष्क पटल में वो चीज याद आती है। 18 सितंबर 2016 की बात है जी। मेरी बटालियन 6 बिहार रेजिमेंट से था मैं। मेरी बटालियन उस दिन पहुंची ही थी। एक दिन हुआ था और दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह टेररिस्ट अटैक हुआ जी। वो अटैक ऐसा हुआ कि जब कुछ लोग अपने सुबह उठकर फ्रेश होने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं, या फिर बाकी जवानों के लिए भोजन व्यवस्था शुरू हो जाती है। उस समय हुआ था 5 बजे, 4:30-5 के बीच में जी। तो मेरे साथ एक बिस्तर में सो रहे थे, बगल में सो रहे थे। मेरे साथ जिन्होंने सेवा की, उसमें से 16 से 17 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन उरी हमला का दर्द तो हुआ, लेकिन हमारी बटालियन ने और कमांडोज मिलकर इसका बदला तुरंत 8 से 9 दिन के अंदर हम लोगों ने ले लिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किए थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक इतना भयानक किए थे पाकिस्तान पे कि आज तक उस दहशत से गुजर रहा है वो, और उसके कम से कम 80 से 84 लॉन्चिंग पैड को उड़ा दिए थे उसके, पाकिस्तान को। तो वही चीज याद करता है। और फिर उसने एक कायराना हरकत की थी, जो 14 फरवरी पुलवामा अटैक किया था। फिर उसका बदला अपन ने एयर स्ट्राइक से लिए थे, जिसमें अपने अभिनंदन जी हैं जो आए थे वापस। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें किस उम्र में फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए? देखिए, जो बच्चा फिजिकल की तैयारी करना चाहता है या फिर अच्छे लेवल का प्लेयर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है जी, तो उस बच्चे को 8 से 10 साल की उम्र से, और जो भर्ती वगैरह है उसके लिए बच्चा अगर है तो 14 से 15 साल का बच्चा शुरू कर देना चाहिए मिनिमम, कम से कम। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन है या स्पोर्ट्स खेल कूदना चाहता है तो उस बच्चे को तो 6 से 7 साल शुरू कर देना चाहिए। कुछ बच्चा उससे कम लेवल का है तो 8 से 10 साल में कर देना चाहिए। और जो भर्तियां होती हैं उसके लिए 14 से 15 साल के पहले शुरू कर देना चाहिए। 2 साल 3 साल में बच्चा भर्ती के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो उस समय बच्चे को प्रैक्टिस कर ही देना चाहिए, ताकि उसको भर्ती में कोई दिक्कत ना हो फिजिकल की। जी सर। जैसे आर्मी हुई, पुलिस हुई, एसएससी वगैरह की होती है जी, इनके लिए वो जरूरी है। सर, हम ये भी जानना चाहते हैं, जो बच्चे एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते तो वो घर में कैसे तैयारी कर सकते हैं, उस बारे में कुछ टिप्स दे दीजिए। जो बच्चा एकेडमी नहीं जा पा रहा है, जो बच्चा गांव से है या दूर रह रहा है जी, उसको नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर दौड़ लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और छोटे मोटे व्यायाम करते रहना चाहिए, ताकि उसमें स्फूर्ति बनी रहे, उसका फिजिकल फिट रहे। तो दूसरी चीज है, हमारी एक कमांडो फिजिकल एकेडमी सिवनी फुटबॉल स्टेडियम में चल रही है जी, जो निःशुल्क है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक और मैं भी स्वयं वहां जाके बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो वो बच्चे वहां आ सकते हैं और निःशुल्क ट्रेनिंग। जो बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है हम उसकी मदद भी कर रहे हैं, बच्चे को शूज प्रोवाइड करवाना, क्योंकि वो अगर बच्चा आज बनेगा तो कहीं ना कहीं वो भी बच्चे अगले को सही बनाएगा। तो ये एक श्रृंखला आगे तक चलते रहेगी, जिसमें वो बच्चा खुद का भविष्य तो बनाएगा जी, लेकिन एक अच्छे समाज, भ्रष्टाचार मुक्त, क्योंकि वो बच्चा करेगा निःशुल्क, उसके जहन में ये बात रहेगी कि मैंने पैसा नहीं दिया हूँ, मैं सही से हुआ हूँ। तो अपने जॉब में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो जॉब में भी बोलेगा कि मुझे नियम से, नीति के अनुसार ही
करना चाहिए, और आगे वाले एक दो बच्चों को भी वो करते जाएगा तो इसी तरह से भविष्य में हमारे राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण के लिए हम लोग एक दूसरे को तैयार कर सकते हैं। उसी कार्य में लगे हुए हैं। तो फुटबॉल स्टेडियम सिवनी, यहाँ पे निःशुल्क ट्रेनिंग चल रही है, और मैं भी जाता हूँ, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो वहाँ बच्चे आ सकते हैं, और जो बच्चा दूर दराज से है, नहीं आ पा रहा है, तो वो पूछ सकता है, या पूछ नहीं सकता तो कम से कम वो सुबह उठ के रनिंग करे, दौड़ करे, बैंड स्टेज लगाए, पुशअप्स करे, फिजिकल फिटनेस की कार्रवाई करते रहे, तो वो बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। किसी भी जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। जी सर, अब हम आपकी दिनचर्या जानना चाहते हैं, कैसी रहती है आपकी दिनचर्या? मेरी दिनचर्या तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ जी, प्रतिदिन। जी सर, क्योंकि सेना में हम लोग 4:30 बजे 5 बजे उठ ही जाते थे, और सेना में ही है जो फिजिकल फिटनेस के लिए जी, किसी भी समय, गर्मी रेगिस्तान हो, डिजर्ट इलाका हो, या सबसे ज्यादा ठंडा इलाका अपना लद्दाख का हो जी, या नॉर्मल पीसफुल इलाका हो, सेना 12 महीने सुबह पीटी करती है, फिजिकल की करती है, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इसलिए मजबूत है, अडिग रहती है। तो वह आदत हमको बचपन से लगी। बचपन का मतलब हम 17 साल के थे, 17 साल भी नहीं हुए थे, हम सेना में भर्ती हो गए। हम उस समय से उठते थे, 4:30 बजे उठ जाना। नहीं उठते थे तो उस समय शुरू में उस्ताद लोग उठाते थे, उठो, पानी डाल देते थे। अच्छा जी, बिस्तर पे पानी डाल देना। तो वो आदत जो लगी है, तो आज हम घर में भी रहते हैं जी, तो उठ जाते हैं, उठ के अपना नित्य क्रिया से निवृत्त हुए जी, और अभी भी ग्राउंड जाते हैं, जो आप देख ही रहे हैं, आपको पता है। हाँ सर, कि हम ग्राउंड जाते हैं। जी। बच्चे सर आपसे बहुत स्नेह करते हैं, हर कोई बच्चा, तो क्या कारण है इसका, क्या राज है, थोड़ा बताइए हमें। देखिए, स्नेह का कारण यह है कि हम बच्चों के साथ बच्चों जैसा हो जाते हैं। जी, बच्चे जो बोलते हैं तो हम उनकी चीजों को पकड़ते हैं। ठीक है, बच्चे ने क्या बोला, बोलते हैं बेटा गुड, आपने बोले, फिर हम बोले बेटा ये ठीक है, तो बोले ठीक है। मतलब हम बच्चों के साथ बच्चे फ्रेंडली हो जाते हैं। कुछ चीजें उनकी हमको अच्छी लगती है तो हम भी बोलते हैं बच्चे ने सही बताया। कुछ चीज हम बताते हैं कि बेटा सुनो ये चीज है, तो ये बोलते हैं बिल्कुल सही। मतलब बच्चों को इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे भी सही होते हैं, आखिर वो बच्चे हैं। उनकी हर एक चीज को पहले ध्यान से हम भी सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं सर हमारी सुनते हैं, सर हमारी समझते हैं। और कहीं कहीं उनको जरूरत जिस चीज की होती है, नॉलेज का भाव हो या कोई चीज की आवश्यकता हो, उसको हम पूरा करते हैं। इसलिए बच्चों का स्नेह प्रेम बना हुआ है जी सर। और कहते हैं ना कि स्नेह और प्रेमी तो है दुनिया में, बाकी नफरत तो फैली हुई है। लोग कहते हैं ना कि दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। यही चीज है। बहुत कमाल की बात कही सर आप। हाँ, ये अपने विश्वास कुमार जी की है। अच्छा, हमको अच्छी लगी थी तो ये लाइन हमने नोट किए थे कि सही बात है जी, स्नेह प्रेम ही है। इसलिए तो प्रेम मंदिर बना है मथुरा में। अच्छा कि जी। प्रेम मंदिर का हमने सब देखे कि क्यों बना है, तो यही है प्रेम मंदिर। मतलब एक दूसरे से प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। यही है प्रेम। हमको लगा कि हाँ, इसलिए राधा कृष्ण मंदिर प्रेम मंदिर जाना जाता है। तो यही बच्चों के साथ प्रेम है, स्नेह है, जो बच्चे हमको प्रेम करते हैं और हम भी बच्चों से उतने ही प्रेम करते हैं। जी। और कहा गया है कि बच्चों के साथ आप बच्चे बन के रहो। जी, जीना है तो बचपने जैसा, जी, कहते हैं ना। रहना है, करना है तो नौजवान की तरह, सोचना है तो बुजुर्ग की तरह। ये सब चीजें हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, हमें भी अच्छी लगती हैं। जी जी सर, आपके चेहरे की लाली का राज बताइए, क्या राज है इसके? चेहरे की लाली का राज ये है कि सबसे पहले तो हम खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। जी, हैप्पी मतलब हैप्पी रहना चाहिए इंसान को, हर आदमी को, कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कहते हैं कि हम हंसते हैं तो नेचुरली हमारे कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जी, तो हमें हंसना चाहिए। हंसते रहने से ऑटोमेटिकली आपके माउथ, पूरे मुंह की एक्सरसाइज भी एक होती है, हो जाती है। जी सर। और जो चीज हमारे पास जो है, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है कि सिद्धांत पे चलो तो आप खुश रहोगे। जो चीज नहीं है हम उसका अनर्गल चिंता करें तो क्या मतलब। इसलिए वर्तमान में जियो,
भूत भविष्य की क्या चिंता करना है, लेकिन वर्तमान में जी के हैप्पी रहिए, बस यही है खुशी का राज। खुश रहते हैं, जो है पर्याप्त मान के रहते हैं और ईश्वर का अभिवादन करते रहते हैं, बहुत है और आप बहुत दे रहे हैं और आपकी कृपा है ये सब, इसलिए खुश रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं। हमारा एक ही नारा है, स्वस्थ रहो मस्त रहो। बहुत बढ़िया सर। सर आपका जेल प्रहरी में सिलेक्शन हुआ, कॉल लेटर आया, लेकिन आप क्यों नहीं जाना चाहे? इसलिए नहीं जाना पाए, हम चले जाते जी, लेकिन हम सोचे हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम सेना की नौकरी करके आए। जी सर। हमने बोले नहीं, हम अगर यहाँ बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, हम ज्यादा प्रफुल्लित रहते हैं। हम देखे बीच में हम बरघाट भी गए, सिवनी से बरघाट, जी जी जी, बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए। यहाँ पे इस एरिया में थे नहीं, तो हमने वह बहुत बच्चे आते थे वहाँ, और उस ग्राउंड को बनाने में बच्चों की भी भूमिका रही और मेरी भी रही। बहुत अच्छा ग्राउंड बना, ट्रैक नहीं थे, ट्रैक बनवाए बच्चों को, बच्चों से, बच्चों ने ट्रैक्टर से लाए, ट्रैक्टर से हेल्प किए, उसमें हम लोग भी लगे रहे, बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। हमने बोले कि वहां जाके तो हम अपना स्वयं का कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बच्चे बन रहे हैं, तो कई बच्चे बने, कई सिलेक्शन हुए, तो वो बच्चे हम वहां जाते तो एक होते, लेकिन यहाँ तो अनगिनत बच्चे जा रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, थोड़ी सी गाइडलाइन, थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा खुशी हमको इसमें मिल रही है। इसलिए हमने सोचे कि नहीं, हम यहाँ सेवा करेंगे, बच्चों को सेवा के लिए भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज का निर्माण भी होगा, अच्छा राष्ट्र का निर्माण भी होगा। जी सर। सर आपकी कॉलर बोन टूट गई थी, उसे इच्छा शक्ति से कैसे ठीक किया, क्या थी उसके पीछे की पूरी कहानी बताइए यार। हाँ सही बोले, हमारी कॉलर बोन ब्रेक हो गई थी। जी सर। जब हम बाइक से जा रहे थे, हमारे साथ हमारे पिताजी भी थे जी, तो हम जा रहे थे और अचानक डॉग आ गया। अच्छा जी। डॉग आया तो गाड़ी स्लिप होके हम भी स्लाइड हो गए थे। जी, तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोले आपकी कॉलर बोन ब्रेक हो गई। तो हम बोले सर ठीक हो जाएगी, तो बोले हाँ इसमें कुछ स्टील की प्लेट्स वगैरह लगेगी। तो हम बोले सर विदाउट प्लेट्स ठीक हो सकती है? बोले हो सकती है, समय लगेगा। बोले सर हम ठीक हो जाएंगे। हम बोले हम ठीक हो जाएंगे सर, हमने सोच लिया हम ठीक हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। हम जब देखते हैं कि दुनिया ठीक हो जाती है, जो सोचो वो हो जाता है, तो हमने ये विचार किए कि हम सोचे हम स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम 21 डेज में हमारा हाथ ठीक हो गया। अरे वाह सर। और उसके बाद हमने पूरी फिजिकल एक्टिविटीज की और आज भी कर रहे हैं। आज भी कर कुछ नहीं हुआ, मस्त हो गए। मतलब हमारी इच्छा शक्ति थी कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखे व्हीलिंग, WWE में देखते हैं किसी का हैंड ब्रेक हो गया, किसी का लेग हुआ, किसी का कुछ, लेकिन उनकी व्हीलिंग पावर होती है, वो ठीक हो गए। तो वही विचार हम में आया कि नहीं हम भी ठीक हो सकते हैं, और आज मस्त है। मस्त है जी सर। सर आपको किताबें पढ़ने का शौक है, किस तरह की आप किताबें पढ़ते हैं? किताबें तो या तो लोगों की जीवनी, ताकि हम किसी दार्शनिक, किसी महापुरुष की पुस्तक पढ़कर जी, हम उससे मिलान करते हैं कि उन लोगों ने ये किया तो उसका ये फायदा मिला, या उनके थॉट्स ये हैं, तो उस थॉट्सों को उन किताबों से थोड़ा थोड़ा चीज छाट कर हमें सोचते हैं कि हम कुछ चीज उसका ग्रहण कर लें। हाँ, ताकि हम उनका व्यक्तित्व का कुछ थोड़ा थोड़ा चीज हमारे में आ जाए, तो शायद हमारे भी विचार कहीं ना कहीं थोड़े से अच्छे हो जाएं। तो कुछ बुक, एक सीक्रेट 10 सीक्रेट्स करके है, 10 सीक्रेट रहस्य हिंदी में जी। तो ये बुक भी पढ़ता हूँ। तो उससे होता है कि जो आपके विचार हैं, जो आपके थॉट्स हैं, ये थॉट्स ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही नहीं रहते, ये थॉट्स रिफ्लेक्शन में आते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम भी है, कोई चीज जाती है तो आती है। मतलब न्यूटन का भी सिद्धांत है, किसी भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, वैसी कोई चीज गई है तो आएगी। तो ये थॉट्स अगर हमारे ऊपर गए हैं तो ये ऊपर अटके नहीं रहेंगे, रिफ्लेक्शन वापस होगा। तो ये थॉट्स जो पॉजिटिव जो थॉट्स गए हैं जी, जो अच्छे थॉट्स गए हैं वो अच्छे आएंगे। इसलिए बोलते हैं कि थॉट्स पॉजिटिव, अच्छे वेव्स जाना चाहिए, अच्छे थॉट्स जाना चाहिए। अगर नेगेटिव गए वो नेगेटिव ही रिफ्लेक्ट होंगे। मतलब जैसा बीज हम बोएंगे वैसा पाएंगे। तो थॉट्स हमारे अच्छे होंगे तो अच्छे होंगे जी सर। हमेशा सर स्वस्थ और फिट रहने के लिए हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह हमेशा स्वस्थ और फिट रहें।
स्वस्थ और फिट रहने के सबसे बढ़िया उपाय तो मेरे हिसाब से ये है, जी समय से उठिए, समय से आप शरीर को समय दीजिए। जी समय से उठिए ठीक है, लेकिन समय से शरीर को समय भी दीजिए। खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, कुछ हेल्दी वर्कआउट कीजिए और भोजन हेल्दी कीजिए। जो जंक फूड वगैरह है ये ना खाइए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और दिनचर्या में शामिल कीजिए सुबह सुबह उठ के वॉकिंग करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना। ये अगर आप करते हैं तो बिल्कुल हैप्पी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और ये तो जीवन पर्यंत चलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई 115 वर्ष जी रहे हैं, आज भी योग कर रहे हैं, और कोई लोग 50 वर्ष की उम्र में ही बिल्कुल वो हो गए। तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं या आलस इतनी हो जाती है। आजकल लोग जंक फूड का यूज कर रहे हैं, शुगर हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बीपी ज्यादा बढ़ रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है। तो आप भोजन पे भी संयम रखिए, सुबह जल्दी उठिए, शाम को थोड़ा जल्दी स्लीप कीजिए, जल्दी सोइए, तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिक, जल्दी सोएंगे आप, जल्दी उठेंगे। जी सर, कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इसमें आपकी पत्नी का, वाइफ का कितना योगदान है? उस बारे में कुछ बताइए। जी पत्नी का तो योगदान में बहुत ही अथक योगदान मानूंगा जी, क्योंकि जब से हमारी शादी होती है किसी की भी जी, तो वो हमारी अर्धांगिनी कहलाती है। अर्धांगिनी का मतलब हमारा आधा अंग। यस सर। तो हमारी पत्नी का तो हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारी शादी 2010 में हुई थी। अच्छा जी। 2010 में होने के उस समय हम सेना में थे। 10 में शादी हुई। 10 में शादी होने के बाद मेरी पोस्टिंग अरुणाचल में थी जी। अरुणाचल से पोस्टिंग फिर कश्मीर में हुई जी। तो मैं तो ड्यूटी चले जाता था, मेरा परिवार यहाँ रहे, मेरी धर्मपत्नी यहाँ रहे, तो मैं तो वहाँ साथियों के साथ रहता था, मेरा परिवार वो हो जाता था। यहाँ भी इनका परिवार था, लेकिन ये अकेलापन महसूस ज्यादा करते थे। तो इन लोगों ने साहस दिए कि नहीं ठीक है, आप कीजिए, रहिए, हम हैं, हम इधर हर चीज को कर सकते हैं। अगर ये शायद नहीं कर पाते तो हमें इधर की चिंता सताती, हम उधर हैप्पी से ड्यूटी नहीं कर पाते, लेकिन हमें था कि ये इधर कर पा रहे हैं तो हम उधर अच्छे से कर लेंगे। और कहीं भी किसी भी सुख में दुख में, कहते हैं ना जी, कंधा से कंधा मिलाकर चलिए हमारे साथ। कोई भी चीज, हम अगर कहीं कोई चीज का थोड़ा सा हरासमेंट होना है, कोई चीज होना, तो वो हमारा साथ दे देती हैं आगे आके, नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। हमारी छोटी बिटिया देखिए, इतना बड़ा बोलते हैं ना कि पत्नी का, हम जब भोपाल में थे जी, मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी, 21 कोर भोपाल, सुदर्शन चक्र बोलते हैं उसको, कोरो जी। मैं राजस्थान में था उस समय। पर अचानक बिफोर में 15 डेज बिफोर डिलीवरी प्रेगनेंसी हो गई जी। तो हमारी मैडम मुझे फोन करके बता रही कि बिटिया आई। हमने कहा वाह, ये देखिए, मतलब कोई नहीं है साथ में, ये फोन करके बता रही हैं कि बिटिया आ गई। हम बोले वाह, ये होता है साहस। हम लोग आए, क्योंकि मैं आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि ठीक है मैं समय से चले जाऊंगा, लेकिन पहले अचानक हुआ, एडमिट हुए और वहां पे छोटी बिटिया हो गई। तो इनका साहस तो कुछ कह नहीं सकते हम कि कितना है। हर समय उस समय भी फोन करके बोल रही हैं कि बिटिया आई। हम बहुत खुश हुए कि वाह, ये होना चाहिए साहस, और ये होना चाहिए, क्योंकि बिना पत्नी के, आपके धर्म साथी के आप नहीं चल सकते, या अपना संग साथी जो होता है। जी सर। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी भी, हमने वो एक आया था कि सीता माता के वियोग में व्याकुल हो रहे थे जी। तो वो खग मृग ए मधुकर श्रेणी देखई कोई सीता मृग नैनी, उनसे पूछ रहे थे कि सीता को देखे हैं, और कहते हैं ना, और अपने भैया लक्ष्मण जी से बोल रहे थे श्री रामचंद्र भगवान कि घन घमंड नभ गर्जत घोरा
प्रियाहीन मन डरपत मोरा, मतलब उनका भी मन डर रहा था। तो अब हम तो इंसान हैं, गृहस्थी में हैं, तो इसलिए हम साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो उनका हमारा सहयोग, हमको हमारा उनको सहयोग मिलते रहता है। क्योंकि हम तो भगवान से भी प्रेरणा लिए कि देखिए भगवान भी इतने व्याकुल थे, तो उनका भी एक दूसरे के प्रति समर्पण था। तो इनका तो बहुत बहुत रहा हमारे, तब जाके हम सेना में पूरी नौकरी करके आए, सही सलामत आए। और अभी भी वो भी सपोर्ट करती हैं कि ठीक है बच्चों को आप दीजिए, सिखलाई दीजिए, जाइए। बच्चों को अभी भी हैंडल करते हैं। बच्चों को 2 बिटियां हैं मेरी। जी सर। दोनों बिटियों को पढ़ाना, दोनों बिटियों को स्कूल भिजवाना, पूरा काम वो करते हैं। हम एक दूसरे मिलकर काम करते रहते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। उनका बहुत बहुत योगदान रहा, मतलब जितना कहूँ कम है। काम में जी सर। तो हैप्पी मैन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अजय नागेश्वर जी। जी सर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद सर।